हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिटेल में समझने वाले हैं आईपीओ में यूज होने वाले टर्मिनोलॉजीज को एकदम सरल सीधी भाषा में और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जिससे आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक शॉर्ट एनालिसिस किया था और उसी को बेस पकड़ आज हम आईपीओ में यूज होने वाले टर्म्स को समझेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 तारीख को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ और 11 तारीख को बंद हो गया। मतलब अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना होता तो 9 से 11 के बीच में आपने अप्लाई किया होता। एक इंडिविजुअल एक ही एप्लीकेशन कर सकता है, इसलिए अगर आपको आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो फैमिली में सभी के अकाउंट से, दैट इज डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज पर सेबी रेगुलेशन आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 दिन से 7 दिनों तक खुले होते हैं। बजाज हाउसिंग का ये इशू 3 दिनों के लिए खुला था और ज्यादातर आईपीओ 3 दिनों के लिए ही ओपन रहते हैं और ये एक बुक बिल्डिंग इशू है। बुक बिल्डिंग को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आईपीओ प्राइसिंग के 2 प्रकार होते हैं, फिक्स्ड प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स्ड प्राइस में क्या होता है कि कंपनी पहले से ही फिक्स्ड प्राइस तय कर लेती है अपने इशू का और इन्वेस्टर्स को उसी प्राइस पे सब्सक्राइब करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने शेयर की प्राइस 300 रुपीज रखी है और एक लॉट में 48 शेयर्स है, तो एक लॉट के लिए आपको 14,400 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बुक बिल्डिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काफी अलग भी है और प्रैक्टिकल भी है। इसे प्राइस डिस्कवरी भी कहते हैं। इस प्रोसेस में कंपनी एक प्राइस बैंड तय करती है। इसमें कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद मिलती है जिन्हें हम लीड बुक मैनेजर्स भी कहते हैं। यहाँ अगर बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस बैंड है 66 से लेके 70 पर शेयर और एक लॉट में 214 शेयर्स होंगे। मतलब अगर आपने हाईएस्ट प्राइस यानी 70 रुपीज पर भी अगर अप्लाई किया तो एक लॉट के लिए आपको फुल इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी 14,980 पर लॉट के हिसाब से। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि एक लॉट की कीमत जो है वो 15,000 से कम है। तो हाँ, सेबी के रेगुलेशन के अनुसार एक लॉट की कीमत 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आईपीओ में शेयर्स हमेशा लॉट में ही अप्लाई किए जाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि एज पर सेबी रेगुलेशन आईपीओ में एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 रुपीज और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है एक लॉट में 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर का कोई भी आईपीओ आप उठा के देखो तो यहाँ पे हर लॉट में इन्वेस्टमेंट 15,000 के नीचे की ही मिलेगी। और हम यहाँ पे कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं? तो लगभग 13 लॉट जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। सेबी के रूल्स के हिसाब से जो इन्वेस्टर्स आईपीओ में 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं और 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वालों को HNI कैटेगरी में रखा जाता है। अब प्राइस बैंड के बारे में समझते हैं। यहाँ 66 रुपीज का मिनिमम प्राइस है जिसे फ्लोर प्राइस कहते हैं और 70 रुपीज का हाईएस्ट प्राइस है जिसे कैप प्राइस कहते हैं। एंड एज पर सेबी रेगुलेशन प्राइस बैंड के बीच का जो डिफरेंस है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपीज फ्लोर प्राइस है तो कैप प्राइस मैक्सिमम 120 रुपीज हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसे प्राइस डिस्कवरी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कंपनी को लगता है कि जो प्राइस बैंड उन्होंने तय किया है वो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा यानी ज्यादा है, तो कंपनी से रिवाइज कर सकती है, नया प्राइस बैंड इंट्रोड्यूस कर सकती है और आईपीओ रीलॉन्च कर सकती है। और इतना ही नहीं, अगर कंपनी को लगे कि प्राइस बैंड कम है और मार्केट उसे ज्यादा वैल्यू देने के लिए तैयार है तो वही प्राइस बैंड रिवाइज करके हायर प्राइस बैंड भी सेट कर सकती है। मतलब इन्वेस्टर्स के रिस्पांस के आधार पर चेंजेस किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये सब सेबी के रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही होता है। अगर इस आईपीओ में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हाईएस्ट प्राइस पे आएंगे वही आखिर में फाइनल प्राइस बन जाएगी। यानी जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बिड्स या एप्लीकेशन आएंगे वो इश्यू प्राइस कही जाएगी, जिसे हम कट ऑफ प्राइस भी कहेंगे। फिर से कहती हूँ, अगर ज्यादातर बिड 70 रुपीज पे आए तो शेयर की इशू प्राइस हो जाएगी 70 रुपीज और जो भी इससे कम प्राइस पर अप्लाई करेगा उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। यह कंपनी प्राइस बैंड रिवाइज भी कर सकती है। एज आई सेड, HCL टेक्नोलॉजीज का एक आईपीओ इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नवंबर 1999 में उन्होंने बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आईपीओ लॉन्च किया था और उसे बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। ये आईपीओ 27 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जबकि कंपनी ने अपने प्राइस बैंड को 450 to 540 रुपए से बढ़ाकर 500 to 580 रुपीज तक कर दिया था और आखिर में इशू प्राइस तय हुआ था 580 रुपीज। ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट की अनसर्टेनिटी को चलते हुए आईपीओ को वापस लेना पड़े। उदाहरण के लिए एंथनी वेस्ट का आईपीओ मार्च 2020 में आने वाला था, लेकिन येस बैंक की समस्या और कोविड-19 के कारण मार्केट में काफी उतार चढ़ाव आ गए थे, जिससे आईपीओ को पोस्टपोन करना पड़ा। बाद में दिसंबर 2020 में इसे फिर से लॉन्च किया गया और इस बार ये आईपीओ 15 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ।
अब इन्वेस्टर कैटेगरीज पर भी नजर डालते हैं। सेबी ने नीचे दी गई इन्वेस्टर कैटेगरीज के लिए कुछ परसेंटेज रिजर्व किए हैं और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ही, तो 35% रिजर्व किए जाएंगे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, दैट इज RII के लिए, यानी हमारे जैसे लोग जो 2 लाख से कम इन्वेस्ट करेंगे। 15% फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए रिजर्व किए जाएंगे और 50% फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किए जाएंगे। अक्सर यहाँ पे सवाल आता है कि एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन 10 करोड़ से ज्यादा होती है उन्हें एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं। जैसे इस IPO में बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने एंकर इन्वेस्टर्स आकर्षित किए थे, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड्स, SBI म्यूचुअल फंड्स और इंटरनेशनल जायंट्स लाइक GIC और मॉर्गन स्टैनले। और इन एंकर इन्वेस्टर्स को IPO ओपन होने से पहले ही शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, जिससे जनरल पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उन्हें एक अश्योरेंस मिलेगा कि बड़े प्लेयर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है एंड इंटरेस्टेड है। और एक रूल भी यहाँ पे है कि ये एंकर इन्वेस्टर्स IPO लिस्ट होने के बाद 30 दिनों तक अपना स्टेक मार्केट में नहीं बेच सकते। और अगर IPO लाने वाली कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो सेबी के नियम अलग है। यहाँ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को ज्यादा एक्सपोजर दिया जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ 15% एक्सपोजर ले सकते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है काफी स्टडी करके, बहुत अच्छे रिसोर्सेज के साथ और बहुत अच्छे एनालिस्ट के साथ जो है मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। इसके लिए उनकी यहाँ पे स्टडी जो है बहुत ज्यादा प्रोफाउंड होती है, जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स की होने की चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अभी और भी कई निकष है जिस पर कंपनी को खरा उतरना पड़ता है अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है और IPO ला रही है। ये सारी चीजें जो है वो सेबी के रेगुलेशंस में कवर की है और ऐसी कंपनियों का एग्जाम्पल है जोमैटो और पेटीएम। बजाज हाउसिंग की IPO में 2 कॉम्पोनेंट है। एक है 3,560 करोड़ रुपए का कॉम्पोनेंट जो है फ्रेश इश्यू, यानी ये पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए खर्च होगा, और 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, यानी एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स अपना स्टेक यहाँ पे ऑफलोड करेंगे। इसका मतलब है 3,000 करोड़ रुपए बजाज फाइनेंस जो बजाज हाउसिंग की पेरेंट कंपनी है उसके प्रमोटर्स जो है इनके पास जाएगा, यानी इन फंड का कंपनी को डायरेक्टली कोई भी फायदा नहीं होगा। कई बार देखा गया है स्टार्टअप जब लिस्ट होते हैं तो IPO ही प्राइवेट इक्विटी फंड्स के लिए एग्जिट रूट होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे जब IPO का बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर या इन्वेस्टर्स के पास जाता है तो इसका कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे मामा अर्थ के फाउंडर्स अलग कपल का। तो यहाँ पे अलग कपल 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसे घर ले गए, यानी अपना स्टेक उन्होंने ऑफलोड किया। एट द सेम टाइम यहाँ पे स्नैपडील के रोहित बंसल, कुणाल बहल, मैरिको इंडस्ट्रीज के ऋषभ मारीवाला और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने भी मामा अर्थ में अपना स्टेक बेचा था। इस तरह का निर्णय एक नेगेटिव इंडिकेशन देता है और रिसर्च एनालिस्ट भी इस एस्पेक्ट पर खास ध्यान देते हैं। अगर IPO पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं होता तो उसे अंडर सब्सक्राइब माना जाता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे इन्वेस्टर्स का कंपनी के स्टॉक में कम इंटरेस्ट होना या करंट फाइनेंशियल कंडीशन सही न होना, या इन्वेस्टर ऐसे सोच रहे हैं कि एक बार ये स्टॉक लिस्ट होने के बाद मार्केट में इसकी प्राइस गिर सकती है, तो यहाँ पे स्टॉक अंडर सब्सक्राइब हो सकता है। इसलिए कंपनीज जो है अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। आमतौर पर अंडरराइटर्स बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग हाउसेस या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जो कंपनी के पास से परसेंटेज चार्ज करते हैं, लेकिन हाँ जो अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन होता है वो बाय कर लेते हैं। सेबी का एक नियम है, अगर 90% तक IPO सब्सक्राइब नहीं हुआ तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है, और इसलिए तो अंडरराइटर्स अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन लेने का एग्रीमेंट करते हैं ताकि IPO कैंसिल न हो। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट IPO के लिस्टिंग डेट के सेंटिमेंट्स पर पड़ सकता है, जिससे लिस्टिंग गेन के चांसेस भी कम हो सकते हैं। अब आते हैं लिस्टिंग डे पे। IPO क्लोज होने के 6 दिनों के अंदर अंदर अलॉटमेंट होकर कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना अनिवार्य है। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्रीज या इन्फोसिस जैसी $100 बिलियन से भी बड़ी कंपनीज शुरू में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ही थी। इवेंचुअली वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में कन्वर्ट हो गई और फिर वो लिस्ट भी हो गई। मतलब अगर किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है तो पहले उसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में शेयर होल्डर्स की संख्या लिमिटेड होती है, दैट इज मैक्सिमम अप टू 200, और उनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स दूसरे शेयर होल्डर्स के कंसेंट के बिना अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि IPO हमेशा बुल सेंटिमेंट्स वाले मार्केट में ही लाए जाते हैं।
मतलब कंपनियों को मल्टीफोल्ड सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा और उनकी इतनी हवा बनेगी कि इन्वेस्टर्स को अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिलेगा। लेकिन फिर भी ओला इलेक्ट्रिक का लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस फ्लैट ही रहा। पेटीएम की इशू प्राइस थी 2150, लेकिन वो भी अपने इशू प्राइस से 9% डिस्काउंट पर यानी 1955 पर ही लिस्ट हुआ और एक ही दिन में 27% गिरकर ये स्टॉक 1560 पर बंद हुआ, प्रैक्टिकली लिस्टिंग डे पर सिग्निफिकेंट वैल्यू खोते हुए। पेटीएम के फाउंडर अजय शेखर शर्मा का एक स्टेटमेंट मुझे यहाँ कोट करना जरूरी लगता है। Paytm's IPO is being issued at a discount, and we believe it provides a great opportunity for investors to invest in a company that is set to capture the next wave of Indian digital revolution. उनके अनुसार हमने Paytm के 2150 के प्राइस पर जो लाया हुआ इशू है, ये सस्ता इशू है और ये एक रिवोल्यूशनरी स्टॉक बनने वाला है। मतलब हम अपनी कंपनी को लिस्ट करके बेचारे इन्वेस्टर्स को इसमें भागीदार बनाकर उपकार ही कर रहे हैं। और ऐसे माइंडसेट रखने वाली कंपनी का आज शेयर प्राइस उठा के देख लो, बेहतर अंदाज आ जाएगा। अगर आईपीओ की यूफोरिया को रोकना है तो उसे समझना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को बनाना एक जरूरी कदम था। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।